क्षेतक्याचा आसूड भाग 1 ज्योतिराव फुले द्वारा लिखित पुस्तक का हिंदी सारांश। विषय सामाजिक पृष्ठभूमि, शोषण की जड़ें, फुले की भूमिका और किसान की स्थिति। भारत एक कृषि प्रधान देश है, फिर भी सबसे अधिक शोषण किसान का ही होता है। ज्योतिराव फुले ने इस सच्चाई को उजागर करने का साहस किया। उनकी कलम से निकली क्षेतक्याचा आसूड यानी किसान का कोड़ा एक चेतना थी। इस चेतना की शुरुआत होती है उस पीड़ा से जो सदियों से किसान झेलता आ रहा है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने समाज को जातियों में बांट दिया। श्रम करने वाला नीचे गिराया गया, वेद पढ़ने वाला ऊपर चढ़ाया गया, शूद्रों को शिक्षा से वंचित किया गया, किसानों को पशु जैसा समझा गया जो केवल खेत में हल चलाएं और पूछे बिना मरते रहें। फुले पूछते हैं, क्या किसान को इंसान नहीं माना जाएगा? जो अनाज उपजाता है वो खुद भूखा क्यों रहता है? जिसकी मेहनत से सबका पेट भरता है वो खुद कर्ज में क्यों डूबा रहता है? फुले ने धर्म, कर्मकांड और सामाजिक पाखंड को चुनौती दी। उन्होंने कहा, धर्म वह नहीं जो तुम्हें गुलाम बनाए, धर्म वह है जो इंसान को इंसान बनाए। ब्राह्मणों ने अपने ज्ञान को साधन बना लिया, गरीबों को मूर्ख बनाकर उनका शोषण किया। वे खुद काम नहीं करते पर किसान की मेहनत का फल खाते हैं। जब खेतों में आग लगती है तो किसान का सब कुछ जलता है, पर ब्राह्मण मंदिर में शांत बैठा रहता है। फुले ने इन पाखंडों को उजागर किया। उन्होंने कहा, जो वेद शिक्षा को छीन ले वह वेद नहीं, वह शोषण का हथियार है। किसान के पास जमीन है पर उसे चलाने का अधिकार नहीं। सरकार कर लगाती है फिर भी मदद नहीं करती। नहरें नहीं बनती, बीज समय पर नहीं मिलता, मौसम की मार अलग, साहूकार का कर्ज अलग। फुले ने अंग्रेजों से भी पूछा, आपने किसानों को क्या दिया? क्यों ब्रिटिश सरकार जमीन का मालिक बन गई जबकि मेहनत किसान करता है? शासन, धर्म और जाति, इन तीनों ने मिलकर शूद्रों और किसानों को बांध रखा है। फुले कहते हैं, किसान को उठना होगा, वरना वो हमेशा जमींदार और पंडित के नीचे दबा रहेगा। किसान के बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता क्योंकि उसे लगता है शिक्षा तो ब्राह्मणों का काम है। फुले ने इस सोच को तोड़ा। उन्होंने स्कूल खोले और पहले शूद्र और स्त्रियों को शिक्षित किया। शिक्षा ही वह शक्ति है जो किसान को अपने हक की पहचान दिला सकती है। जब तक किसान नहीं पढ़ेगा वह धर्म के नाम पर ठगा जाता रहेगा। किसान त्योहारों में खर्च करता है, पंडितों को दान देता है, पर अपने घर में अंधेरा रहता है। फुले ने कहा, अपने धन का उपयोग ज्ञान के लिए करो, ना कि कर्मकांड के लिए। गाय को पूजने वाले किसान को नहीं पूछते। जिसकी मेहनत से गाय पलती है वह किसान दर दर भटकता है। फुले ने मनुस्मृति की भी आलोचना की, जिसने शूद्रों को अधिकार विहीन बना दिया। कहा, जिस ग्रंथ में न्याय नहीं वह त्याग देने योग्य है। भारत की उन्नति तभी संभव है जब शूद्र और किसान सशक्त हों। फुले ने किसानों से अपील की, तुम्हारे पास शक्ति है, बस तुम्हें उसका बोध कराना है। उन्होंने धर्म को मानवता से जोड़ा। सच्चा धर्म वही है जो दया, करुणा और न्याय सिखाए। ब्राह्मण केवल मंत्र बोलता है पर किसान खेत में दिन रात मेहनत करता है। एक के शब्दों का मूल्य लाखों में, दूसरे की मेहनत की कोई कीमत नहीं।
फुले ने कहा, यह कैसा समाज है जहां आलसी पूज्य है और श्रमिक अपमानित। किसान को बताया गया कि उसका भाग्य ऐसा ही है। फुले ने यह भ्रम तोड़ा। भाग्य नहीं, व्यवस्था दोषपूर्ण है। जब तक किसान अपना हक नहीं मांगेगा तब तक वह गुलाम रहेगा। फुले ने इतिहास को नए नजरिए से देखा। उन्होंने कहा, भारत का इतिहास राजा महाराजाओं का नहीं, किसानों की संघर्ष गाथा है। शासक आते गए, किसान हमेशा मौजूद रहा। शासन बदले या धर्म, किसान का दर्द नहीं बदला। फुले ने साहित्य को हथियार बनाया। उनकी हर पंक्ति में एक प्रश्न छुपा है। क्या यह न्याय है? शेतक्याचा आसूड एक आईना है जिसमें समाज का असली चेहरा दिखता है। यह ग्रंथ एक क्रांति है जो हर पीड़ित को जगाता है। फुले की दृष्टि तीव्र थी। वह केवल आलोचना नहीं करते, समाधान भी देते हैं। उनका समाधान है शिक्षा, संगठन और संघर्ष। जब किसान शिक्षित होगा तो वह प्रश्न करेगा। जब प्रश्न करेगा तो बदलाव होगा। पहला भाग यहीं समाप्त होता है, पर यह केवल शुरुआत है। क्रांति की यात्रा अब शुरू हुई है। अगला भाग, भाग 2 में हम चर्चा करेंगे धर्म और जाति के नाम पर शोषण की और गहराई, ब्राह्मणवाद पर तीखी आलोचना, शिक्षा की भूमिका और फुले की प्रगतिशील दृष्टि। अगर आप अनुमति दें तो मैं भाग 2 लिखना शुरू करूं। अब प्रस्तुत है भाग 2। ज्योतिराव फुले की शेतक्याचा आसूड पुस्तक का हिंदी सारांश केंद्रित है धर्म और जाति के नाम पर शोषण, ब्राह्मणवाद पर गहरी आलोचना, शिक्षा का महत्व, फुले की क्रांतिकारी सोच। शेतक्याचा आसूड भाग 2, 400 पंक्तियां। धर्म, जाति, शिक्षा और ब्राह्मणवाद पर प्रहार। भारत में धर्म का सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ है। धर्म को साधना का नहीं, शासन का माध्यम बनाया गया। धर्म के नाम पर लोगों को भ्रमित किया गया। जाति व्यवस्था इसी धर्म की देन है। जातियों के नाम पर इंसानों को तोड़ा गया। किसान को शूद्र घोषित कर समाज के सबसे नीचे रखा गया। उसे वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। उसके श्रम को अपवित्र कहा गया। उसके जन्म को अधम बताया गया। फुले ने पूछा, क्या कोई भगवान अपने ही बच्चों में भेद करता है? क्या धर्म केवल ब्राह्मणों की जागीर है? क्या इंसान की कीमत जन्म से तय होगी? ब्राह्मण ने खुद को द्विज 2 बार जन्मा कहा। शूद्र को 1 बार जन्मा कहकर अपवित्र बताया। पर फुले ने कहा, जो श्रमिक है वही समाज का असली निर्माता है। एक वर्ग जो केवल मंत्र बोलता है वह पूज्य बन जाता है। दूसरा वर्ग जो दिन रात खेतों में पसीना बहाता है वह अछूत कहलाता है। फुले ने पूछा, क्या यह न्याय है? ब्राह्मणवाद ने शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा। शूद्रों को पाठशालाओं से बाहर रखा गया। यह साजिश थी। ज्ञान से वंचित रखो ताकि वह कभी प्रतिकार न कर सके। फुले ने इसका तोड़ शिक्षा को बनाया। उन्होंने कहा, अगर शूद्र को ज्ञान मिल जाए तो ब्राह्मण का शासन खत्म हो जाएगा। शिक्षा ही वह शस्त्र है जो अंधकार को मिटा सकता है। फुले ने सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर पहले महिला विद्यालय खोले। उन्होंने शूद्रों और स्त्रियों को पढ़ाना शुरू किया। सामाजिक बहिष्कार सहा, पत्थर खाए, फिर भी रुके नहीं। फुले कहते हैं, इस सत्य की राह कठिन होती है पर अंततः वही विजय पाता है।
धर्म ने नारी को भी गुलाम बनाया। मनुस्मृति कहती है, नारी को कभी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। फुले ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, जहां नारी गुलाम है, वह समाज कभी मुक्त नहीं हो सकता। ब्राह्मणों ने वेद पुराणों के जरिए समाज में भय फैलाया। कर्मकांड, पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक, इन सब की आड़ में गरीबों को ठगा गया। फुले ने पूछा, क्या मृत्यु के बाद की दुनिया की चिंता में हम इस जीवन को भूल जाएं? किसान को कहा गया, पिछले जन्म के पापों की सजा है गरीबी। पर फुले ने कहा, यह तुम्हारा पाप नहीं, यह व्यवस्था का अपराध है। शूद्र को मंदिर में प्रवेश नहीं, वेद का उच्चारण नहीं, समान अधिकार नहीं। क्यों? क्या वह इस धरती का नागरिक नहीं? क्या वह मनुष्य नहीं? ब्राह्मण खुद को भगवान का प्रतिनिधि मानते हैं, लेकिन समाज के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। वे धर्म की आड़ में अमीर बनते गए। किसान दिन भर खेत में खटता रहा और रात को पंडित को भोग चढ़ाता रहा। फुले ने कहा, जिस पंडित ने खेत में एक बीज न बोया हो, वह किसान की मेहनत पर कैसे राज कर सकता है? ब्राह्मण का धर्म शक्ति बनाए रखना, शूद्र का धर्म सेवा करना। फुले ने इस सोच को जड़ से हिलाया। उन्होंने कहा, धर्म वही है जो बराबरी सिखाए, जो असमानता को पोषित करे, वह अधर्म है। भारत में त्योहार और कर्मकांड गरीबों के लिए बोझ बन गए हैं। पंडित धन लेता है, किसान उधार लेकर पूजा करवाता है। यह परंपरा नहीं, यह एक आर्थिक जाल है। फुले कहते हैं, त्योहार से ज्यादा जरूरी है शिक्षा, भोग से ज्यादा जरूरी है भोजन। धर्म ने शूद्र के आत्मसम्मान को छीना। उसे सिखाया गया, तुम सेवा के लिए जन्मे हो, तुम्हारा भाग्य यही है। फुले ने कहा, भाग्य नहीं, सोच बदलो। तुम्हारे भी सपने हैं और उन्हें पूरा करने का अधिकार भी। ब्राह्मण धर्म में केवल पुरोहित का अधिकार, शूद्र का कर्तव्य सेवा करना। परंतु यह व्यवस्था केवल शोषण की प्रणाली थी। फुले ने लिखा, जो धर्म इंसान को बांटे, वह धर्म नहीं, व्यापार है। शूद्रों को एकत्र होने से रोका गया, क्योंकि सत्ता को डर था। अगर ये संगठित हो गए, तो हमारी सत्ता खत्म हो जाएगी। फुले ने कहा, अब समय है उठ खड़े होने का। अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाओ। उन्होंने दलितों को संगठित होने का आह्वान किया। किसान को अब खुद को कमजोर नहीं समझना है। शिक्षा, संगठन, संघर्ष, यही क्रांति के 3 स्तंभ हैं। ब्राह्मणों ने फुले को बहुत गालियां दी, उनकी आलोचना की, पर वे रुके नहीं। उनकी लेखनी में तलवार थी, जो अन्याय को काटती थी। उन्होंने कहा, मैं झूठे भगवान से नहीं डरता, मैं उस न्याय के लिए लड़ता हूं जो इंसानों को इंसान बनाए। फुले के विचार आज भी क्रांतिकारी हैं। धर्म और जाति के नाम पर जो राजनीति होती है, वह अब भी शोषण करती है। फुले ने जो सवाल उठाए, वे आज भी जीवित हैं। अगर हमें समाज बदलना है, तो फुले के विचारों को अपनाना होगा। भाग 2 समाप्त। भाग 3 में हम विस्तार से देखेंगे ब्रिटिश शासन और जमींदारी प्रथा की भूमिका, किसान की आर्थिक स्थिति, साहूकारों और टैक्स व्यवस्था की आलोचना, और फुले के समाधान। आस्क चैट जीपीटी। अब प्रस्तुत है भाग 3, शेतक्यांचा आसूड, ज्योतिराव फुले द्वारा लिखित पुस्तक का हिंदी सारांश।
भाग 3 ब्रिटिश शासन, जमींदारी, साहूकारी और किसान की आर्थिक गुलामी। भारत में अंग्रेजों का आगमन केवल व्यापार के लिए हुआ था, पर धीरे धीरे उन्होंने शासन संभाल लिया। उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ली और किसान को टैक्स वसूली का जरिया बना लिया। अंग्रेजों ने जमींदारी प्रथा को लागू किया, जिसमें जमीन के असली मालिक किसान नहीं, जमींदार हो गए। जमींदार खेती नहीं करता था, फिर भी किसान से लगान वसूलता था। फुले ने पूछा, जो जमीन जोते वही उसका मालिक क्यों नहीं? किसान दिन रात खेत में पसीना बहाता है, पर उसका मालिक कहलाता है जमींदार। यह अन्याय है, अन्याय का चरम है। अंग्रेजों की सरकार ने टैक्स को अनिवार्य कर दिया। फसल अच्छी हो या बर्बाद, किसान को हर हाल में कर देना पड़ता था। बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ा, फसल जल गई, फिर भी सरकार टैक्स मांगती है। फुले ने पूछा, क्या सरकार किसान की मौत पर भी टैक्स लगाएगी? जब फसल नहीं होती तो किसान कर्ज लेता है, और यही कर्ज बन जाता है उसका फांसी का फंदा। साहूकार 36% ब्याज पर पैसा देते हैं, और जब किसान चुका नहीं पाता तो जमीन, बैल, घर सब छीन लिया जाता है। फुले कहते हैं, साहूकार और जमींदार दोनों ही किसान के खून के प्यासे हैं। सरकार इस शोषण को देखती है, पर आंखें मूंद लेती है। किसान जो टैक्स देता है वह खर्च होता है अफसरों के बंगले बनाने में, उनकी सवारी, सुरक्षा और विदेशी सैर-सपाटे में। फुले ने गहराई से लिखा, जब तक सरकार का ध्येय किसान की भलाई नहीं होगा, तब तक यह शासन अन्यायपूर्ण रहेगा। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को पत्र भी लिखा। कहा, अगर आप न्यायप्रिय हैं तो किसान को जमीन का मालिक बनाइए। किसान शिक्षा से वंचित है, उसे कर का हिसाब भी समझ नहीं आता। वह पंडित और पटवारी दोनों से डरता है। पटवारी उसे जानबूझकर भ्रमित करता है, जमीन के कागज बदल देता है, कभी रकबा घटाता है, कभी बढ़ाता है। फुले कहते हैं, शिक्षा के बिना किसान सदा गुलाम रहेगा। जब किसान कर नहीं दे पाता तो अफसर उसके घर की नीलामी कर देते हैं, उसके बच्चों को बेघर कर दिया जाता है। कोई व्यवस्था इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? एक ओर धार्मिक कर्मकांड, दूसरी ओर सरकारी कर, दोनों किसान को नोचते हैं। कभी त्योहारों में दान देना मजबूरी, कभी सरकार को लगान देना लाचारी। किसान बीच में पिस जाता है। फुले ने कहा, किसान की हालत उस बैल जैसी है जो खुद हल खींचता है, पर चारा दूसरों को खिलाना पड़ता है। किसान की बीवी घर संभालती है, बच्चे कम उम्र में ही मजदूरी करने लगते हैं। न पढ़ाई न भविष्य, केवल कर्ज, भूख और मर्यादा की बेड़ियां। फुले ने उदाहरणों के जरिए दिखाया कैसे हर ग्राम पंचायत में किसान दुखी है। वह रोज नए करों से त्रस्त होता है। सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेते हैं और किसानों को न्याय से वंचित रखते हैं। फुले ने अपने शब्दों में लिखा, यह समाज न्याय नहीं, व्यापार करता है। गरीब की पीड़ा कोई नहीं सुनता, किसान की आवाज दबा दी जाती है। कोई अखबार नहीं, कोई मंच नहीं, बस उसकी आत्मा कराहती है। फुले ने किसानों को संगठित होने का आह्वान किया। एकजुट हो ताकि तुम्हारी आवाज गूंज सके। उन्होंने ग्राम सभाओं, शिक्षण मंडलों की कल्पना की, जहां किसान अपने हक की बात कह सके। उन्होंने सरकार से मांग की,
किसान को मुफ्त शिक्षा मिले, उसके बच्चों के लिए विशेष विद्यालय हों, उसे सही बीज, खाद और सिंचाई मिले, और सबसे जरूरी, किसान को उसकी जमीन का मालिकाना हक मिले। फुले ने किसानों से भी कहा, तुम्हें भी बदलना होगा। त्योहारों पर दिखावे के लिए कर्ज मत लो, पंडितों की बातों में मत आओ, अपने बच्चों को स्कूल भेजो। अगर अब भी न जागे तो अगली पीढ़ी भी गुलाम रहेगी। ब्राह्मण, जमींदार और साहूकार तीनों मिलकर किसान का जीवन नियंत्रित करते हैं। यह त्रिकोणीय शोषण तब तक टूटेगा नहीं जब तक किसान स्वयं खड़ा न हो। फुले ने कहा, क्रांति बंदूक से नहीं, कलम और ज्ञान से होती है। उन्होंने किसानों को इतिहास, भूगोल, गणित और राजनीति की शिक्षा देने की बात कही। उन्होंने ऐसे स्कूलों का सपना देखा जहां किसान का बेटा नेता, वकील और शिक्षक बने, जहां वह अपने खेत का हिसाब खुद कर सके, सरकारी अफसर से बराबरी से बात कर सके। जब तक यह नहीं होगा, किसान का शोषण जारी रहेगा। फुले की बातें आज भी उतनी ही सटीक हैं। आज भी किसान आत्महत्या करता है, आज भी बैंक उसका खेत नीलाम करते हैं, आज भी वह मौसम, मंडी और सरकार के रहमोकरम पर जीता है। फुले की यह किताब समय से पहले की चेतावनी थी। उन्होंने न केवल समस्याएं बताईं, बल्कि रास्ते भी दिखाए। उन्होंने कहा, किसान केवल शरीर से मजबूत नहीं, सोच से भी मजबूत होना चाहिए। भाग 3 समाप्त। भाग 4 में हम जानेंगे भारतीय समाज में नारी की स्थिति, स्त्री शिक्षा का महत्व, धर्मग्रंथों में महिला विरोधी विचारों की आलोचना और फुले की स्त्री मुक्ति की सोच। भाग 4 लिखना शुरू करूं। भाग 4 नारी के शोषण पर प्रहार और स्त्री मुक्ति की क्रांति। फुले ने समाज की असल स्थिति को पहचानने के लिए नारी की दशा को आईना माना। उन्होंने लिखा, जिस समाज में नारी अपमानित है, वह समाज स्वयं अपवित्र है। भारतीय इतिहास में नारी को हमेशा दूसरों पर निर्भर बताया गया। बचपन में पिता पर, यौवन में पति पर, बुढ़ापे में पुत्र पर। मनुस्मृति ने कहा, नारी को कभी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। फुले ने इसका तीखा विरोध किया। उन्होंने पूछा, अगर पुरुष स्वतंत्र है तो नारी क्यों नहीं? उन्होंने बताया, स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखना सबसे बड़ा षड्यंत्र था। जब एक महिला अनपढ़ होती है तो वह अपने अधिकार नहीं जानती, वह अंधविश्वास में जीती है और अपने बच्चों को भी उसी अंधकार में पालती है। फुले कहते हैं, यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो केवल वह शिक्षित होता है, पर यदि एक स्त्री शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। ब्राह्मणों ने स्त्रियों को वेद पठन से वंचित रखा। स्त्रियों को घर के भीतर कैद किया गया। उन्हें केवल सती, पतिव्रता और सेवा तक सीमित कर दिया गया। फुले ने देखा कि नारी को समाज ने देवी बना दिया, पर उसके अधिकार छीन लिए। वे देवी कहलाती हैं, पर संपत्ति में हिस्सेदार नहीं होती। वे पूजा की पात्र होती हैं, पर विचार की नहीं। फुले कहते हैं, देवी बनाकर नारी को कमजोर किया गया है। उसे इंसान की तरह बराबरी का हक दो। सती प्रथा एक कुप्रथा थी जिसमें पति की मृत्यु पर पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। फुले ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा, यह धर्म नहीं, हत्या है। बाल विवाह और विधवा विवाह निषेध, ये भी स्त्री पर अन्याय थे।
एक छोटी बच्ची को विवाह के बंधन में बांध देना और फिर विधवा हो जाने पर उसे जीवन भर संन्यास दिलाना, यह अमानवीय है। फुले ने विधवाओं के लिए आश्रम खोले, उनके लिए शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान का वातावरण बनाया। सावित्रीबाई फुले उनके साथ थीं। वे भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। उन्होंने जाति और लिंग दोनों के भेदों को तोड़ा। जब सावित्रीबाई स्कूल जाती थीं, तो लोग उन पर कीचड़ फेंकते थे, पर वे रुकती नहीं थीं। वे एक जोड़ी साड़ी लेकर निकलती थीं, एक गंदी हो जाए तो बदल सकें। फुले ने स्त्रियों के लिए अलग पाठ्यक्रम की वकालत की, जिसमें गृह प्रबंधन, स्वास्थ्य, नैतिकता और आत्मनिर्भरता हो। उन्होंने लिखा, अगर नारी शिक्षित और आत्मनिर्भर हो तो वह किसी पर निर्भर नहीं रहती। उन्होंने देखा कि धार्मिक कथा कहानियों में नारी को या तो पतिव्रता दिखाया गया है या विलासी, जैसे अहिल्या, सीता, द्रौपदी। नारी को वस्तु की तरह चित्रित किया गया, कभी उपहार, कभी बलि, कभी पुरस्कार। फुले ने लिखा, इतिहास और पुराणों ने नारी के व्यक्तित्व को छीन लिया है। हमें नए साहित्य की जरूरत है जो नारी को उसके असली रूप में दिखाए। उन्होंने नारी को समाज परिवर्तन की धुरी माना। उन्होंने लिखा, अगर हमें समाज को बदलना है तो सबसे पहले स्त्री को बदलना होगा। वह माँ है, शिक्षिका है, निर्माणकर्ता है। फुले ने स्त्रियों से भी आग्रह किया, तुम्हें भी आगे आना होगा। पढ़ो, लिखो, सोचो, सवाल पूछो। किसी पंडित, पति या पुरोहित के डर से मत डरो। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है। उन्होंने यह भी लिखा, जो पुरुष नारी को सम्मान नहीं देता वह खुद भी सम्मान के योग्य नहीं। फुले की स्त्री मुक्ति की सोच केवल भावनात्मक नहीं थी, वह व्यावहारिक थी। उन्होंने स्कूल खोले, आश्रय बनाए, नारी साहित्य लिखा और सार्वजनिक रूप से स्त्री अधिकार की वकालत की। फुले ने एक गरीब विधवा ब्राह्मण स्त्री को गर्भवती होने पर पनाह दी। उसी की संतान को उन्होंने पाला। इस पर समाज ने उन्हें नीच कहा, पर फुले ने कहा, अगर दया करना नीचता है तो मैं यह नीचता बार बार करूंगा। यह उदाहरण बताता है कि फुले केवल विचार नहीं, कर्म के भी योद्धा थे। धर्म ने नारी को पाप की जड़ कहा। फुले ने कहा, नारी जीवन की जननी है, वह पाप नहीं, प्रकाश है। विधवा परंपरा, छुआछूत, पर्दा, इन सब के खिलाफ वे खुलकर बोले। उन्होंने लिखा, जो स्त्री को केवल शरीर समझे वह समाज कभी आत्मा को नहीं जान सकेगा। फुले की नजर में नारी और शूद्र दोनों सबसे अधिक शोषित वर्ग थे और इसीलिए उन्होंने लिखा, शूद्रतिशूद्र और नारी, यही समाज के असली स्तंभ हैं। इनका सम्मान ही समाज की असली उन्नति है। भाग 4 समाप्त। भाग 5 अंतिम भाग में आप पाएंगे फुले का समाज सुधार दृष्टिकोण, सत्यशोधक समाज की स्थापना, किसानों, शूद्रों और स्त्रियों के लिए उनका अंतिम संदेश, शेतक्याचा आसूड का समापन और प्रेरणा। भाग 5 शेतक्याचा आसूड का समापन, फुले का अंतिम संदेश और विचार। यह अंतिम भाग ज्योतिराव फुले की सोच, आंदोलन, सत्यशोधक समाज की भूमिका और किसानों, शूद्रों, स्त्रियों के लिए उनके अंतिम विचारों पर आधारित है। ज्योतिराव फुले ने अपना जीवन शूद्र, अतिशूद्र, किसान और नारी के उत्थान के लिए समर्पित किया। उन्होंने देखा, समाज का ढांचा एक सड़ी हुई दीवार जैसा है जो केवल ऊंच नीच पर टिका है। उन्होंने महसूस किया कि
जब तक ब्राह्मणवादी व्यवस्था समाप्त नहीं होगी तब तक न्याय नहीं मिलेगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यह समाज किसी धर्म या जाति पर आधारित नहीं था, बल्कि सत्य, ज्ञान और न्याय पर आधारित था। सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था ब्राह्मण वर्चस्व को चुनौती देना, शूद्रों और स्त्रियों को शिक्षा देना, समाज में समानता फैलाना, अंधविश्वास, पाखंड और मूर्ति पूजा का विरोध करना। उन्होंने लिखा, जब तक सत्यशोधन नहीं होगा तब तक स्वतंत्रता केवल सपना होगी। शूद्रों और किसानों के लिए अंतिम संदेश। फुले ने शूद्रों से कहा, तुम्हें मंदिरों में नहीं, स्कूलों में जाना चाहिए। उन्होंने किसानों से कहा, तुम अपना अधिकार जानो, तुम अन्नदाता हो, भिक्षुक नहीं। उन्होंने लिखा, जो खेती करता है वह राजा है, जो नहीं करता वह करदाता है। पर इस देश में उल्टा होता है। उन्होंने समाज में फैले डर को पहचान लिया था। शूद्र को डराया जाता है धर्म के नाम पर, नारी को डराया जाता है परंपरा के नाम पर, किसान को डराया जाता है सरकार और जमींदार के नाम पर। फुले ने कहा, डर को निकालो, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। समाज सुधार में कर्म की भूमिका। फुले केवल भाषण नहीं देते थे, वे खुद काम करते थे। उन्होंने पहला स्कूल खोला शूद्रों और लड़कियों के लिए। वे खुद खेत में भी काम करते थे, झोपड़ियों में जाकर पढ़ाते थे, विधवा आश्रय बनाए, अनाथ बच्चों को गोद लिया। उनका जीवन ही उनका संदेश था। फुले और आधुनिक भारत। फुले की सोच बहुत आगे की थी। उन्होंने धर्म, जाति, लिंग, आर्थिक शोषण, इन सभी पर गहराई से प्रहार किया। उनकी लिखी यह किताब श्वेतक्याचा आसूड किसी दर्द की डायरी जैसी है, जिसमें किसान की चीख, शूद्र की घुटन, नारी की चुप्पी और समाज का पाखंड साफ सुनाई देता है। प्रेरणात्मक समापन। फुले ने अंतिम शब्दों में लिखा, हमारे समाज को खुद अपना नेता बनना होगा। हमें पंडित, पुरोहित और बाहरी नेताओं की जरूरत नहीं। किसान, मजदूर और नारी, यही हमारे असली नेता होंगे। उन्होंने चेतावनी दी, अगर हमने अब भी आंखें नहीं खोली तो आने वाली पीढ़ियां भी गुलामी में जन्म लेंगी। फुले के शब्द आज भी गूंजते हैं। वे हमें आज के किसान आंदोलन, महिला अधिकार, दलित चेतना और शिक्षा आंदोलन में दिखाई देते हैं। श्वेतक्याचा आसूड केवल किताब नहीं, यह उस समय का क्रांतिकारी घोषणा पत्र है। पुस्तक का सारांश सभी भागों के साथ। भाग 1, सामाजिक पृष्ठभूमि, ब्राह्मणवाद का पर्दाफाश, किसानों की स्थिति। भाग 2, धर्म के नाम पर शोषण, पुरोहितशाही का विरोध। भाग 3, जमींदारी, साहूकारी और किसान की आर्थिक गुलामी। भाग 4, नारी शोषण, स्त्री शिक्षा और स्त्री मुक्ति की विचारधारा। भाग 5, सत्यशोधक समाज, फुले का अंतिम संदेश और उनकी विरासत। यह कहानी आपको कैसी लगी? हमें जरूर बताएं। हमारा चैनल सैम्स कथाजोने को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि अच्छी सीख हर किसी तक पहुंच सके। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराइए। बी हैप्पी। सकारात्मक सोच ही असली समृद्धि है।